अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अयूब खान और आप देख रहे हैं अयूब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन। उसके अंदर एक टॉपिक दी गई है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अंत तक बने रहें। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। ये लॉ जो है यूनिवर्स में पाए जाने वाले डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो ऑफ करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है? एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या कहता है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। अब सपोज यहाँ पे हम दो मास लेते हैं M1 एंड M2। M1 ग्रेटर है और M2 क्या है? स्मॉलर है। और इन दोनों के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है इसको हम डिस्टेंस कहते हैं या रेडियस कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में रेडियस यूज़ किया है तो हमने भी यहाँ पे R लिख दिया, मीन्स रेडियस। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? attracts everybody with a force which is directly proportional to the product of their masses. The force of attraction is directly proportional to the product of M1 multiplied by M2, प्रोडक्ट ऑफ M1 M2। ठीक है, ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन M1 एंड M2। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आर को हम रेडियस लिखते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आता है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, मींस M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम रिमूव करना चाहें और इसकी जगह पे अगर इक्वलिटी लाना चाहते हैं तो इसके साथ कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है। ठीक है, कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या यूज़ करेंगे? जी, राइट। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं और इक्वलिटी और जी को लाते हैं। ठीक है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू जी इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जो जी है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थी और इसकी वैल्यू क्या दी गई है? जी इज इक्वल्स टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है जी की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जी का जो यूनिट लिखा गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ कि ये जी की वैल्यू कहाँ से आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आ गई F इज इक्वल्स टू जी M1 M2 ओवर R स्क्वायर का, ये मैथमेटिकल फॉर्म है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करते हैं जी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी अपनी जगह पे है और फोर्स भी अपनी जगह पे। तो यहाँ पे देखें M1 M2 जी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, फोर्स के साथ अगर हम लाना चाहें तो ये डिवीजन में आ जाएंगे। ठीक है, M1 M2 और जो R स्क्वायर है ये डिवीजन में है, फोर्स के साथ जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो R स्क्वायर हम जी का यूनिट निकालना चाहते हैं। ठीक है, सो जी इज इक्वल्स टू फोर्स का यूनिट न्यूटन है। ठीक है, एंड आर मीन्स डिस्टेंस और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। सो आर के साथ स्क्वायर है तो मीटर के साथ भी स्क्वायर होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे M1 M2 मीन्स किलोग्राम डॉट किलोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई द यूनिट ऑफ जी और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जी का 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपने इस इक्वेशन को याद रखनी है, F इज इक्वल्स टू जी M1 M2 ओवर R स्क्वायर। ये मैथमेटिकल फॉर्म है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दरमियान क्या रिलेशन है। देखें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता था, उसकी स्टेटमेंट क्या थी? एक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू रिएक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती थी इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। तो यहाँ पे देखें, एक हमारे पास अर्थ है और दूसरा
एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को रिलेट करना चाहें तो क्या होगा। देखिए ये अर्थ और ये इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक अर्थ और ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अर्थ जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सपोज F12। अर्थ को हम लेते हैं M1 और ऑब्जेक्ट को लेते हैं M2, और जो M1 M2 पर फोर्स अप्लाई करता है उसको हम लिखते हैं F12, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम लिखते हैं F21, ठीक है। यहाँ पे F12 एक्शन फोर्स है और F21 रिएक्शन फोर्स है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन एक के साथ नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, ये जो मास है ऑब्जेक्ट का ये सपोज 1 किलोग्राम है, ठीक है। सपोज ये 1 किलोग्राम है, तो F12 क्या होगा। F12 हमारे पास आ जाएगा, जैसे हमने वेट इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू mg। वेट हमारे पास क्या होगा, मास हमारे पास 1 किलोग्राम आता है तो g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेट हमारे पास क्या आ जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। अब अर्थ क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को 9.8 न्यूटन फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचता है, तो रिएक्शन फोर्स भी क्या होगी F21 क्या होगी हमारे पास, वो भी 9.8 होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव साइन लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किस फोर्स के साथ 9.8 न्यूटन के साथ। जिस तरह अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था 9.8 न्यूटन के साथ, वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। कि इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट स्मॉलर हो या ग्रेटर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सेम होती है, ठीक है। अब सपोज अर्थ और मून की बात करें तो यह अर्थ है, ठीक है, एंड दिस इज मून। अब अर्थ का जो मास है वो ग्रेटर है, ठीक है, और मून का जो मास है वो स्मॉलर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ जो है वो ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेगा और मून स्मॉलर फोर्स अप्लाई करेगा, इस तरह नहीं होता, बल्कि दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इक्वल होगी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच इक्वल होगी। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है कि सपोज अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो कौन सा फोर्स ज़्यादा ग्रेटर होगा, अर्थ ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा या मून। भाई ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के दरमियान सेम होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब यही एग्जांपल अगर अर्थ और सन के साथ लेने तो अर्थ स्मॉलर होता है और सन का जो मास है वो ग्रेटर होता है, लेकिन यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के दरमियान सेम होगी। मास ग्रेटर हो या स्मॉलर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के दरमियान सेम होती है। आई थिंक यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।